Hello students, we are going to continue our next topic, vaccination and vaccines. उसके पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन। अब हम देखेंगे वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। यहाँ पर एक वैक्सीन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले वैक्सीन जो डिराइव की गई थी, एक ग्रीक वर्ड से उसका जो नाम है डिराइव्ड हुआ था, वैक्सा। वैका का मीन्स होता है काऊ। जितनी भी वैक्सीनेशंस के जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुए हैं या होते हैं जो भी, तो वो मोस्टली काऊ पर होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रिपरेशन और सस्पेंशन और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट और एंटीट्यूड weakened germs of a disease which on inoculation or injection into a healthy person provides temporary or permanent immunity by inducing antibody formation। मतलब वैक्सीन क्या है? एक टाइप की सस्पेंशन कह सकते हैं हम, एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं, या फिर प्रिपरेशन कह सकते हैं, जो कि एक जर्म डिसीज से इनोकुलेट की जाती है एक हेल्दी पर्सन के थ्रू, जिससे कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट इम्यूनिटी जो है बिल्डअप होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब एंटीबॉडी को इंड्यूस करके उसका फॉर्मेशन किया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि द सब्सटेंस प्रोवोकिंग प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड वैक्सीन्स। जो सस्पेंशन या फिर जो सब्सटेंसेस एंटीबॉडीज को प्रोवोक करते हैं, ठीक है, वो होते हैं वैक्सीन्स। वंस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी, देन इट यूजुअली प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज। देन यहाँ पर एक हिस्ट्री दी हुई है। आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ vaccines, how the vaccines do their actions, what are the mechanism of it। जब भी कोई वैक्सीन एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू, मतलब कि इंजेक्शंस के थ्रू, तो वो क्या करती है, एक डिफेंस सिस्टम को इंड्यूस करती है, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट। These antibody molecules protect our body from the disease. In case the pathogen again enter inside our body of an individual, the antibody molecules either kill the pathogen or make it inactive। अब क्या होता है, एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके बाद इन केस अगर पैथोजन एंटर कर रहे होते हैं बॉडी में, तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो उसको किल कर देते हैं या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इन दिस वे द वैक्सीनेटेड और इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स इज सेव्ड फ्रॉम द डिसीज। इस तरीके से जो वैक्सीन या फिर इम्यूनाइज्ड पर्सन होता है वो सेफ रहता है एक पर्टिकुलर डिसीज से जिसका उसको वैक्सीनेशन मिला हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडल वैक्सीन। आइडल वैक्सीन की प्रॉपर्टीज हैं, द वैक्सीन शुड नॉट बी टॉक्सिक इन नेचर, रादर इट शुड बी कम्प्लीटली सेफ फॉर आवर बॉडी, इट शुड नॉट pose any side effect. Vaccines are providing protections from the disease for the longer period of time. Next, the technique should be painless and easy. It should be cheap and socially accepted. It should be protect our whole body system. And dose of the vaccine should be little as possible as, ठीक है। अब different type of vaccines हैं. There are a large number of vaccines. सबसे पहले मेनली 3 टाइप्स की दी हुई है, कन्वेंशनल, प्यूरिफाइड और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। कन्वेंशनल की बात करें तो जैसे कि लाइव वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो सकती हैं। प्यूरिफाइड और रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन हो सकती हैं या फिर डीएनए वैक्सीन हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल वैक्सीन। तो कन्वेंशनल वैक्सीन जो है वो वैक्सीन होती हैं जो कि क्या करती हैं, देखो, इट इंक्लूड्स दोज वैक्सीन इन विच होल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज वैक्सीन। जितने भी पूरा का पूरा जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है वो एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है, ठीक है।
These वैक्सीन आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये वैक्सीन जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज वैक्सीन आर ऑफ टू टाइप्स, दो वैक्सीन होती हैं, एक होती है लाइव, दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड। लाइव attenuated, the vaccines prepared by live generally attenuate pathogenic cell. In this process, attenuation, the pathogen is weakened and made non virulence। मतलब कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो ओरल वैक्सीन होती है, पोलियो वैक्सीन है ना, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन होती है, वो सब जो है लाइव वैक्सीन है। इसके बाद दूसरी है इनएक्टिवेटेड और फिर किल्ड वैक्सीन। इस वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल्ड किए जाते हैं किसी भी हीट को प्रोवाइड करके, जैसे कि यूवी रेस को प्रोवाइड करके किल किए जा सकते हैं, या फिर अल्कोहल का यूज़ करके, पैथोलिन का यूज़ करके, इस तरीके से जो है उनको, जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर दिया जाता है। जितने भी बैक्टीरियल और वायरल जो वैक्सीन्स होती हैं मोस्टली वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का वैक्सीन है प्यूरिफाइड वैक्सीन, प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन्स। इट इंक्लूड्स दोज वैक्सीन विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ प्योर एंटीजन्स आइसोलेटेड फ्रॉम कंसर्न पैथोजन। मतलब कि एक प्योर एंटीजन आइसोलेटेड वैक्सीन जो प्रिपेयर की जाती है वो होती है प्योरिफाइड वैक्सीन, ठीक है। द वैक्सीन हैव लो इम्यूनोजेनिसी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि उसको उसकी जो इम्यूनोजेनेसी होती है, जेनेसिटी होती है, वो लो होती है और वो इफ़ेक्टिव होती है ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होती है जो कि मेनिंगिटिस और निमोनिया के अगेंस्ट बनाई गई है, वो होती है प्योर एंड वो है एक प्योर एंटीजन वैक्सीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। द वैक्सीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जाती हैं वैक्सीन्स, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, एक एंटीजन होता है, एंटीजन एनकोडिंग जीन जो होता है किसी भी पैथोजन का, उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको सुटेबल वेक्टर पर जो है यूज़ किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन, दूसरी होती है डीएनए वैक्सीन। पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन जो है मेनली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर किसी भी केमिकल सिंथेसिस के थ्रू। जनरली अगर हम बात करें तो इम्यूनोजेनिसिटी जो है या फिर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो मॉलिक्यूल, प्रोटीन या फिर एंटीजेंस में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन का, जो कि ट्रांसजेनिक ईस्ट सेल से प्रोड्यूस किया गया। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी थ्रू द ईस्ट बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की गई वैक्सीन है। देखो यहाँ पर ये हेपेटाइटिस बी एंटीजन है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में इसको किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्रोमोटर एडीएच, ठीक है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। सी ट्रांसफॉर्म ईस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ईस्ट सेल यहाँ पर भी हैं और कुछ सिलेक्टेड सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो किए जा रहे हैं, कल्चर मीडियम में उनको ग्रो करके सेडिमेंट ईस्ट सेल बनाया जा रहा है, जो कि एक प्यूरिफाइड वैक्सीन है, मतलब कि प्यूरिफाई हेपेटाइटिस बी एंटीजन है ये, ठीक है। तो इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो है बनाया गया है, मतलब कि आइसोलेट करके। फिर नेक्स्ट है डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो खुद जो है एक वैक्सीन की तरह फंक्शन करने लगते हैं, ठीक है। This is introduced inside target cell either naked or the loaded on the vector.
द जीन प्रोड्यूस्ड द पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन विच फंक्शन एज एंटीजन इनसाइड द होस्ट बॉडी। मतलब कि जीन जो प्रोड्यूस होते हैं वो पैथोजन की तरह, पॉलीपेप्टाइड पैथोजन की तरह प्रोड्यूस होते हैं और एंटीजन की तरह फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डेवलपमेंट। इम्यूनिटी 3 तरीके से डेवलप की जा सकती है किसी भी पर्सन में, वैक्सीनेशन के थ्रू, एंटीटॉक्सिन्स के थ्रू और इम्यूनिटी थ्रू डिसीज के थ्रू इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इम्यूनिटी तो डेवलप करती है लेकिन बिना किसी इन्फेक्शन के। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो वीकेंड पैथोजेंस होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर और वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलियो। पोलियो की वैक्सीनेशन होती है बचपन में, तो वो पोलियो की जो वैक्सीनेशन होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड कर देती है हमारी बॉडी में। फिर पोलियो होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी हैड वैक्सीनेशन, तो हमारी इम्यूनिटी जो है पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट क्या हो गई है, ऑलरेडी बिल्डअप हो गई है। तो अगर ऐसा कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो डायरेक्ट क्या करेगी, उसको किल कर सकती है ना। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, a program which was launched by the WHO in May 1974 to immunize the entire children of the whole world against 6 preventable diseases। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में WHO ने 1974 में इम्यूनाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम चलाया था जिसमें जितने भी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 6 वैक्सीनेशंस जो थी प्रिवेंट की गई थी। ठीक है, 6 डिसीजेस के अंदर एक था डिप्थीरिया, टाइटेनस, वूपिंग कफ, पोलियो, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस और मेलेसिस। इनके अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है द शेड्यूल ऑफ वैक्सीनाइजेशन फॉर इम्यूनाइजेशन। एक शेड्यूल होता है, देखो, गवर्नमेंट के थ्रू जो फॉलोअप किया जाता है, इवन प्राइवेट क्लिनिक्स में भी, ठीक है, होस्ट किया जाता है। उसके टाइम दिए हुए हैं, वैक्सीनेशन का नेम दिया हुआ है और पर्टिकुलर डिसीज़ का नेम दिया। जैसे टीबी जो है उसकी फर्स्ट डोज बर्थ से लेकर 9 मंथ तक दी जाती है, सेकेंड डोज आफ्टर 5 ईयर्स दी जाती है। जो वैक्सीन्स दी जाती है वो होती है BCG, बैसिलस, कैलमेट, गैंचुरिनी। ठीक है, इस तरीके से 6 टाइप के जो डिसीज़ हैं उसके वैक्सीनेशन की डोज किस टाइम पे दी जाती है, किस एज में दी जाती है, उसकी 2 डोज होती हैं, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कब दी जाती है और नेम ऑफ वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ये इस टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स का मतलब है जो एंटीबॉडीज़ होती हैं विच न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज़ जो कि टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है ना, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं और हमारी बॉडी में एंटर करके आउटसाइड के जितने भी एंटीटॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज कर देना मतलब कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव कर देना वहाँ से। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड नाउ आर्टिफिशियली एंड यूज्ड एज रेमेडी। आर्टिफिशियली भी इनको प्रिपेयर किया जा रहा है और एक रेमेडी की तरह यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है तो स्नेक बाइट के टाइम पर स्नेक वेनोम जो दिया जाता है वो इसका अच्छा एग्जांपल है। टिटेनस एंटीटॉक्सिन्स होती है, टिटेनस का इंजेक्शन जो दिया जाता है एंटीटॉक्सिन, मतलब कि शरीर में जहर फैलने वाली जो डिजीज़ हो सकते हैं या फिर जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं उनके अगेंस्ट जो टॉक्सिन्स दी जाती हैं वो होती हैं एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स आर यूज्ड व्हेन द मेन डैमेजिंग एजेंट इज द टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन कब यूज़ कर जाती है, जब कोई मेन डैमेजिंग जो एंटीजन है या फिर एजेंट है वो एक टॉक्सिन है, मतलब कि कुछ जहरीली चीज़ है, जहरीला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी थ्रू डिसीज़। अब अगर कोई डिसीज़ हुआ, बहुत टाइम तक बॉडी में है, फिर वो ठीक हुआ, तो वो धीरे धीरे ठीक होता है, तो बॉडी जो है इट्सेल्फ इम्यूनिटी बिल्डअप करती है, तो वो होती है इम्यूनिटी थ्रू डिसीज़। देयर आर द सम डिसीज़ विच प्रोड्यूस अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जैसे कि स्मॉल पॉक्सेस, मम्स, मेलेसिस, है ना,
इसलिए क्या होता है, जब एक बार ये डिसीज़ हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होते हैं ठीक होने के बाद, क्योंकि बॉडी उसके लिए ऑटोमेटिक इनबिल्ड कर लेती है इम्यूनिटी। जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया या फिर चिकन पॉक्स जो है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक बार होती हैं, उसके बाद नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक बार उसको होने के बाद धीरे धीरे जब रिकवर होती है तो ऑटोमेटिक उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? सबसे पहला डिसऑर्डर है एलर्जी। एलर्जी जो है एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है बॉडी के लिए, कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस जो हैं वो बॉडी में एंटर हुए और उनकी वजह से कुछ ना कुछ एलर्जीज होने लगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, हम उसको बोलते हैं एलर्जेंस। तो एलर्जेंस क्या होते हैं? इट हैज़ बीन सीन दैट मैनी पीपल आर हाईली सेंसिटिव टू वन और मोर सब्सटेंसेस। मतलब कि कुछ पीपल एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मतलब जैसे कि डस्ट के कांटेक्ट में आ जाने से बहुत लोगों को क्या होता है, जल्दी से सर्दी हो जाती है या फिर खांसी होने लगती है या फिर अस्थमेटिक अटैक्स आने लगते हैं ना। तो एलर्जीज जो होती हैं, ठीक है, कॉजेज क्या है? एलर्जीज जनरली वीक एंटीजेंस होते हैं। कोई भी पर्सन एलर्जिक हो सकता है किसी भी वक्त किसी भी टाइम उसकी लाइफ में। फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है एलर्जन का, वो एलर्जी कॉज नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो सेकेंड एक्सपोजर होता है एलर्जन का, वो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करके एक मास्ट सेल का बाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, दिस रिएक्शन कॉजेज द सेल टू ब्रस्ट। वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, सेल्स जो होते हैं ब्रस्ट होते हैं। जो हिस्टामिन्स होते हैं, ठीक है, हिस्टामिन सेल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं और बहुत ज़्यादा रैपिड रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अस्थमा है, हे फीवर है, ये सब क्या है, कुछ एलर्जी की फॉर्म है। सिम्टम्स कैसे होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि देखो, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है इन्फ्लेमेशन का, आर इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन। हमारे म्यूकोसा मतलब कि बकल कैविटी के अंदर हमारी टंग के आसपास जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उस पर इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि टेस्ट में थोड़ा चेंजेस आना, फ्रीक्वेंटली स्नीजिंग होना, कंटिन्यू छींक आना, है ना, वाटरिंग आइज, ठीक है, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, ये सब जो है इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, वी ऑल हैव हेयर्ड अ पर्सन डाइंग अ सिंगल बी स्टिंग or a dose of penicillin. These are the cause of anaphylactic shock. When allergy reactions occurs in the tissue rather than blood, asthmatician are usually given to control the allergic reactions. ठीक है, these cannot stop cell damage but only counteract the effect of histamines. ठीक है, हिस्टामिन्स के इफेक्ट को जो है वो कम कर देता है। ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स जो होती है वो यूजली एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है और वो किसी भी सेल या फिर किसी भी टिश्यू को डैमेज नहीं करती है बॉडी के, सिर्फ जो हिस्टामाइंस होते हैं उस पर ही जो है वो इफ़ेक्ट करती है डायरेक्टली। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो गो आउट ऑफ द ट्रैक एंड टर्न्स अगेंस्ट सेल्फ। मतलब कि ऑटो इम्यूनिटिक डिसीजेस होने लगते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आरबीसीज जो हैं, देखो फॉर एग्जांपल दिया है, इफ इट इज़ अ आरबीसीज देन द बॉडी डिस्ट्रॉय इट्स ओन आरबीसीज। अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करें और अगर आरबीसी के केस में बात करें तो क्या होता है कि आरबीसीज जो होते हैं अपनी खुद की ओन बॉडी सेल्स जो होते हैं आरबीसीज के, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम होता जाता है बॉडी से, जिससे कि क्या होता है, क्रोनिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इफ इट इज़ अ लीवर सेल देन इट कॉजेज क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि हमारे खुद के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर डिसीज को वो रेसिस्ट कर सकता है वो एट अ टाइम वो रेसिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं सबसे लास्ट वाली लाइन में, जैसे डेवलपमेंट अगेन इम्यूनिटी डेवलप्स अगेंस्ट मसल्स कॉजिंग पैरालिसिस। ठीक है, इस तरीके से जो है इफेक्ट्स उसके होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई इंजरी होती है स्किन पर, जो कैपिलरीज होती हैं या फिर जो स्मॉल ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। और कैसे हो जाते हैं, ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं किसी भी फेगोसाइटिक्स के, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटस्ट्रियल स्पेसेस जो होते हैं वहाँ से इनगल्फिंग होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोब्स जो है एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। पस इज अ कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स एंड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स। मतलब कि इन्फ्लेमेशन, कोई इंजरी हो जाती है, घाव बन जाता है, फिर उस घाव में क्या होता है, जो एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो अनवांटेड सेल्स होते हैं वो वहाँ पर आकर स्टिक होने लगते हैं, है ना। और बॉडी में फ्लूइड बनने लगता है, पस बनने लगता है, तो वो होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। वेरियस केमिकल एजेंट्स जो हैं वो इस टाइप के मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है, जैसे कि हिस्टामाइन जो है वो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को रिलीज करता है और क्या कॉज करता है, ब्लड वेजल्स को कॉज करता है डायलेट करने में। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके लिए क्या होता है, जनरेशन ऑफ हीट रिजल्ट्स इन द फीवर विच कॉजेज बाय टॉक्सिन्स। अब इससे अगर इस तरीके के इन्फ्लेमेशन होते हैं तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो उसके अगेंस्ट जो है ये क्या है, एक टाइप का डिजीज है जो कि इम्यूनिटी को कॉज करता है। ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, इन्फेक्शन के बैरियर्स बढ़ने लगते हैं और जो इम्यून सिस्टम का जो बॉडी बैकअप होता है वो भी कैसा होने लगता है, वीक होने लगता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है इम्यूनो डेफिशिएंसीज, मतलब कि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसीज होने से, देखो सेवरल कंबाइंड इम्यूनिटी डेफिशिएंसीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं SCID, और एक होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कभी कभी क्या होता है, देखो समटाइम्स द न्यूबॉर्न बेबीज आर विदाउट T cells और द B cells, इन सच केसेस दे आर हाईली प्रोन टू इन्फेक्शंस। कभी कभी कुछ जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो T cells और B cells उनकी बॉडी में बाय बर्थ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द T cells और द B cells। इस केस में क्या होता है कि उनकी बॉडी हाईली इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है, मतलब कि बहुत जल्दी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जो मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी का, इम्यूनो डेफिशिएंसीज का, उसको हम बोलते हैं सब कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी SCIDs। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों ही T सेल और B सेल दोनों ही एब्सेंट होते हैं और पर्सन कैसा होता है, हाईली सब्ससेप्टिबल होता है किसी भी माइनर इन्फेक्शन के, मतलब कि बहुत जल्दी उसकी बॉडी इन्फेक्शन को सस्पेक्ट कर लेती है और वो बहुत जल्दी जो है इन्फेक्टेड हो जाती है बॉडी। ठीक है। इन डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक द USA सच बेबीज आर केप्ट इन आइसोलेशन इन जर्म्स फ्री आइसोलेटेड स्ट्रीट्स सिमिलर टू स्पेस यूनिट। मतलब कि जब इस तरीके के जो T सेल्स, मतलब कि जैसे कुछ इन केस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि कुछ प्री मैच्योर्स बेबी होते हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से बेचारे डेवलप नहीं हो पाते, उस केस में उनको क्या करा जाता है, आइसोलेशन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो हाईली इन्फेक्टेड कॉज में रहते हैं। मतलब कि अगर वो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में आएंगे तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो उससे उनको रोकने के लिए इस तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी का ये एक सिंड्रोम है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।